हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। कैसे हो सब? बढ़िया होंगे बिल्कुल। और अभी तक मेरे पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की जितने भी लेक्चर्स हैं अटैम्प्ट कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को और जुड़े रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। देखो पीछे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो सेल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है विद्युत रासायनिक सेल, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। मैंने आपको कहा था रासायनिक सेल और अपघटनी सेल में क्या अंतर है। जो रासायनिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे वो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाते हैं। लेकिन अपघटनी सेल में क्या होता है? अपघटनी सेल में होता है कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्लियर बात? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनी सेल। तो देखो जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें हम 2 तरह की बातें करेंगे। ठीक है, इसमें आप 2 एग्जाम्पल पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे गलित NaCl से और एक आप पढ़ोगे NaCl के विद्युत अपघट्य से। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है वो मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। जो मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में समझाया था तो मैंने आपको उसमें एक ट्रिक बताई थी। अगर पीछे आपको याद हो तो लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव चार्ज। क्लियर बात? लेकिन आपने वो चीज़ केवल और केवल विद्युत रासायनिक सेल में ही याद रखना है, क्योंकि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल में जो हमारा एनोड होता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और जो हमारा कैथोड होता है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये चीज़ आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। देखो सीधी सी बात है, वहाँ पर प्रोसेस उल्टा हो रहा था तो एनोड और कैथोड पे चार्ज भी अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल है, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाता है? विद्युत रासायनिक से बिल्कुल उल्टा। तो वहाँ यहाँ पर हमारे जो चार्ज वाला सिस्टम रहेगा इलेक्ट्रोडों पर वो भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये तो बन गया डेफिनेशन। अब सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है हमारा गलित NaCl से। क्या लेंगे हम? सबसे पहले गलित NaCl से। अगर हम विद्युत अपघट्य सेल की बात करें तो पहला एग्जांपल है हमारा गलित NaCl से। गलित NaCl का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो हम विद्युत अपघट्य तैयार कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ समझाती हूँ आपको कि जैसे मान लो ये क्या है, आपके पास कोई भी पात्र आपने ले लिया। इस पात्र में आपने क्या ले लिया? एक तो आपने ले लिया एनोड और एक आपने क्या ले लिया? कैथोड। ठीक है, सेल तैयार कर रहे हैं तो एनोड और कैथोड तो होगा ही आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे से बना देती हूँ क्योंकि इसके बाद हमें इसके ऊपर क्या बनानी है? बैटरियाँ भी बनानी है। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से बना लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? पात्र के अंदर क्या लेना है? हमें गलित NaCl लेना है। यानी अब इसके अंदर हम जो सॉल्यूशन लेंगे ना वो केवल और केवल NaCl को पूरी तरीके से पिघाल कर बनाया जाता है। क्लियर बात? तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। किसका? केवल और केवल NaCl का। नेक्स्ट क्या करना है? अगर हम सेल बना रहे हैं तो सेल तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपने इसको बैटरी से नहीं जोड़ रखा। जोड़ दिया बैटरी से। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमने ली है। एक तो हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? विद्युत अपघटनी सेल है तो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास कैथोड और इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अब आपको पता है जब आप परिपथ तैयार करते हो तो बैटरी के अंदर जो ये बड़ा वाला होता है ये सिंबल बताता है पॉजिटिव को और ये बताता है नेगेटिव को। पॉजिटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव से जुड़ेगा और नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव से। क्लियर बात? अब उसके बाद आपने इसमें क्या ले रखा है? गलित NaCl। क्या ले रखा है? गलित NaCl।
और NaCl आपको पता है किन किन आयनों में टूटता है, Na+ और Cl- आयनों में टूटता है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अपने बात करते हैं कि देखो आपको एक चीज़ क्लियर दिखता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिस चार्ज का है उसमें उसके विपरीत आयन वाले क्या होंगे, आकर्षित होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे एनोड है उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आयन आकर्षित होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आयन आकर्षित होगा। यानी कभी भी समान आयन समान इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित नहीं होते बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। लेकिन विपरीत आयन जो है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या है एनोड, यहाँ पे लिखेंगे अपने एनोड पर अभिक्रिया। एक तो हमारे पास क्या है एनोड पर अभिक्रिया होगी और एक हमारे पास क्या होगी कैथोड पर अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया जो होती है ना बहुत ही इजी होती है। अगर आपको मेथड्स पता होते हैं ना कि किस पे क्या हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो विपरीत आयन वाला कौन सा जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम एनोड पर अभिक्रिया की बात करते हैं तो एनोड पर कौन जाएगा, ये आपका धनायन है तो इस पर कौन आकर्षित होगा, ऋण आयन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ऋण आयन के रूप में क्लोरीन है, तो जो Cl- है, Cl- है वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, त्याग देगा। Cl- क्या करेगा, यहाँ पे ये सिंबल लिखती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कर रहा होता है, ऑक्सीकृत होता है या फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये मैं आपको शुरू से ही बताती आई हूँ। ठीक है, अब कैथोड पर अभिक्रिया की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो Na+ है, यहाँ पर क्या आपका Na+ है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सोडियम बना लेता है। ठीक है, अब सोडियम तो क्या है आपका एक मेटल के रूप में काम करेगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन क्या होता है, एक अधातु होता है, एक गैस की भांति कार्य करता है। और मैंने आपको पीछे कई लेक्चर्स में बता रखा है कि जो आपके क्लोरीन हो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, जब ये अकेले होते हैं ना तब तो ये परमाणु की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जब ये अणु बना लेते हैं यानी दो परमाणु जुड़ जाते हैं तब ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, गैस की भांति। तो यहाँ पर एक क्लोरीन नहीं बल्कि आपके कितने क्लोरीन काम कर रहे हैं, 2 क्लोरीन, और क्या बना लेंगे, आपके क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेंगे। समझ आ गई बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका क्लोरीन गैस है वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपके एनोड के ऊपर। कहाँ चला गया, वो आपका एनोड के ऊपर। क्लोरीन गैस कहाँ एकत्रित हो जाएगी, आपके एनोड के ऊपर। और जो आपका सोडियम बनेगा ना वो सोडियम कहाँ चला जाएगा, आपका कैथोड के ऊपर। समझ आ, इस पे एकत्रित होगा, वो एकत्रित होगा एनोड पर, क्योंकि जो ऋणात्मक आयन है वो किस पे जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। और जो सोडियम है जो कि आपका क्या है, धनायन है, वो किस पे जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर। तो ये इकट्ठा हो जाएगा कैथोड पर। और अभिक्रिया कैसे होगी तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अभिक्रिया इस तरीके से संपन्न हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये तो था फर्स्ट पॉइंट गणित NaCl से। अब हम बात करेंगे NaCl के जलीय विलयन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है NaCl के जलीय विलयन से। अब देखो आपको इस पढ़ के नाम से समझ आ रहा होगा कि अगर हम NaCl के जलीय विलयन की बात कर रहे हैं तो हमने जो NaCl लिया है ना वो हमने अब जल में घोल दिया है। पहले तो हम प्योर NaCl को ले रहे थे और उसी को पिघाल रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि NaCl को अब हमने जल में घोल दिया है। जल में घोलने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसको हमने विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लेना है। तो यहाँ पर डायग्राम को समझना किस तरीके से है। सबसे पहले तो हमने क्या करने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। एक आपका एनोड की तरह कार्य करेगा और एक आपका कैथोड की तरह। और जो पात्र ले रहे हैं उसमें हमने क्या लेना होता है, सॉल्यूशन। ये हमने ले लिया सॉल्यूशन। क्लियर बात।
अब इसको हमने किससे जोड़ना होगा, बैटरी से। ये सारे स्टेप इजी हैं, ये आपको बताए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इसमें क्या ले रखा है, NaCl प्लस H2O, क्या ले रखा है, NaCl प्लस H2O। अब आपको पता है कि NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, इसमें टूटेगा। और H2O किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस, इसमें टूटेगा। अब हम बात करेंगे जहाँ पहले हमारे सॉल्यूशन में केवल 2 ही आयन बन रहे थे, अब हमारे सॉल्यूशन में 4 आयन बनेंगे। कितने आयन बन रहे हैं, अब 4 आयन बन रहे हैं। बात ये है कि 2 ऋण आयन बन रहे हैं और 2 धन आयन बन रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा धन आयन जो है वो आपका कैथोड के पास जाएगा और कौन सा ऋण आयन एनोड के पास जाएगा। तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल ईजी है। कैसे इजी है, यहाँ हमें देखना होता है भाई किसका परमाणु भार कम है। क्या देखना होता है, किसका परमाणु भार कम है। अब देखो अपने धनायन पहले दोनों धनायन की बात करते हैं। दोनों धनायन के अंदर एक तो आपके पास सोडियम धनायन है और एक आपके पास हाइड्रोजन धनायन है, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर करते हो तो आपको पता है हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो वजन में हल्का कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, सभी को पता है। तो जब आपका रिएक्शन हो जाएगा किस पर, कैथोड पर, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या है आपका कैथोड है और कैथोड पे विद्युत अपघट्य सेल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है आपका एनोड है और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है दोनों पे अभिक्रिया, वो भी लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले अपने लिख देते हैं कैथोड पर अभिक्रिया, एनोड पे लिखते हैं पहले, एनोड पर रिएक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कैथोड पर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एनोड की, उसके बाद बात करेंगे कैथोड की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों में से कोई नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे मुक्त होगा। बात ये आती है कि दोनों में से कौन जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना आपके 2 परमाणु बैठे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दोनों मिलकर जब दोनों की बात करेंगे तो इनका परमाणु भार क्या होगा, अकेले क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो क्लोरीन होता है, ठीक है, अब क्लोरीन क्या होगा, आपके OH से हल्का हो जाएगा क्योंकि वो अब अकेला है। लेकिन OH क्या है, 2 परमाणु है, समझ आई बात। जहाँ 2 परमाणु है और वहाँ 1 परमाणु है तो ज़्यादा फ्रीली कौन जा सकता है, आपका जो अकेला परमाणु आयन है, समझ आ गई बात। अब ये क्लोरीन क्या है, अकेला परमाणु आयन होने के कारण ये आसानी से मूव करेगा, आसानी से गति करेगा और गति करके कहाँ एकत्रित हो जाएगा, एनोड पर। कहाँ एकत्रित हो जाएगा, एनोड पर। जो रिएक्शन आपने क्लोरीन की यहाँ पढ़ी है सेम वही रिएक्शन आप यहीं पे पढ़ोगे क्योंकि आप क्या ले रहे हो, क्लोरीन ही ले रहे हो। आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन का गैस ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, लिख देती हूँ मैं, 2Cl माइनस जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा और Cl2 बना लेगा। सेम यही रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि कैथोड पर रिएक्शन के बारे में। तो जस्ट मैं अभी बता ही रही थी आपको कि सोडियम हाइड्रोजन में से कौन ज़्यादा हल्की है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से हल्की होगी। हल्की होने के कारण क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो आसानी से मूव करेगा, सोडियम से पहले चला जाएगा ना। अब सोडियम से पहले जाएगा तो रिएक्शन पहले कर लेगा, सोडियम हमारा पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ एकत्रित हो जाएगा, कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा। किस रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, प्लस के रूप में है। अब यहाँ पर जो प्लस है वो क्या करेगा, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन। लेकिन हमें पता है अकेला हाइड्रोजन परमाणु कोई काम का नहीं है, हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस चाहिए तो 2 हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर H2 गैस बना लेगा। समझ आई बात। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर ये जो क्लोरीन गैस है
वो कहाँ पर एकत्रित हो गया आपके, वो एकत्रित हो गया आपके एनोड पर, और जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो एकत्रित हो गया आपके कैथोड पर। क्लियर? और हमारी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होगी कंप्लीट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करेंगे। बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारे फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अभी जो हम विद्युत अपघटन वाले सेल की बात कर रहे थे उस पर फैराडे ने 2 नियम दिए थे। एक तो दिया था फैराडे का प्रथम नियम और एक दिया था उसने द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैराडे के प्रथम नियम के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जो फैराडे का प्रथम नियम है ना, वो ये कहता है कि अगर हम कोई भी विद्युत अपघट्य ले, ठीक है, और उस विद्युत अपघट्य में जितनी ज़्यादा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धारा जितनी ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, मुक्त हुए इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य की बात करेंगे ना, तो जितनी ज़्यादा आप धारा प्रवाहित करोगे, आयन उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होंगे। यही बात है ना कि आपने विद्युत अपघट्य लिया, धारा जितनी ज़्यादा प्रवाहित की, जो आयन बन रहे हैं उसके कारण वो इलेक्ट्रोडों पर उतनी ही ज़्यादा मुक्त होंगे। और यही पहला नियम है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। दोबारा सुने, इसने बोला है कि विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्लियर बात? जितनी ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, उतनी ही ज़्यादा आपके पदार्थ मुक्त हो रहे हैं। किसमें? इलेक्ट्रोडों पर। उसके बाद बोलता है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, फैराडे का प्रथम नियम बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, W समानुपाती Q। W तो किसको बता रहा है, जो आपके पदार्थों की मुक्त हुई मात्रा है ग्राम में, और जो Q है वो है आपकी विद्युत धारा। Q क्या है? आपकी विद्युत धारा। देखो आपने है ना छोटी क्लास में पढ़ रखा है, जो धारा है ना वो आपको कैसे प्राप्त होती है? धारा आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं। यानी आवेश जितने ज़्यादा मूव करेंगे, चाहे वो आपके धनावेश हो चाहे आपके ऋणावेश हो, जितने ज़्यादा मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको धारा मिलेगी। आपको मैं याद दिला देती हूँ, बचपन में, या बचपन क्या मतलब लगभग 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि I = क्या होता है, Q/T। पढ़ रखा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही कहते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालना चाहूँ तो Q = क्या हो जाएगा आपका IT, बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या रिलेशन है, W समानुपाती Q, और Q का मान हमने क्या निकाल लिया, IT, यानी W समानुपाती क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। अब आपको पता है हम जब भी समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक जरूर आ जाता है। तो W = क्या हो जाएगा यहाँ पर, ZIT, क्या हो जाएगा आपका ZIT। और ये जो ZIT होता है, आपको IT का तो पता है, I धारा को बता रहा है, T समय को बता रहा है, लेकिन जो Z है वो आपका बता रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। किसको बता रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। अब यहाँ से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डेफिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखो, यदि लिख देती मैं यहाँ पर, यदि विद्युत अपघट्य में, यदि विद्युत अपघट्य में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के तुल्य होती है,
यानी बराबर होती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, तुल्य होती है या इसके बराबर होती है, एक ही बात है। तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई किसकी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। कुछ नहीं किया मैंने जो भी विद्युत अपघट्य हम ले रहे हैं उसमें हम धारा कितनी ले रहे हैं, धारा वहां पे हम लेके चल रहे हैं 1 एम्पियर। आपको पता है विद्युत धारा जो है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और जो समय हम लेके चल रहे हैं वो हम कितना लेके चल रहे हैं, 1 सेकेंड। टाइम को हम जो है कितने में लेके चलते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो उस टाइम जो हमारे मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के इक्वल हो जाएगा। और यही मैंने आपको इसमें बताया है। क्लियर बात। तो ये तो था फैराडे का प्रथम नियम, बहुत ही इजी टॉपिक था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। अब हम बात करेंगे फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। ठीक है, देखो फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम लगभग बराबर है, बस फर्क इतना है कि द्वितीय नियम में क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा विद्युत अपघट्य लेकर उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। यानी फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक से अधिक विद्युत अपघट्य लिया। उन्होंने क्या किया, 3 विद्युत अपघट्य एक साथ ले लिए। ठीक है, अब 3 विद्युत अपघट्य एक साथ लिए और उनमें क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उन्होंने समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करके देखा कि अब जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो अलग अलग होगी या समानुपाती होगी। मतलब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो पहले वाले प्रैक्टिकल में तो क्या था, एक ही विद्युत अपघट्य लिया था और एक विद्युत अपघट्य में जो आपके प्रवाहित विद्युत धारा थी वो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के समानुपाती थी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब एक से ज़्यादा विद्युत अपघट्य लेते हैं और उसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि भाई अलग अलग विद्युत अपघट्यों के कारण अलग अलग प्रभाव पड़ता है क्या। उन्होंने देखा कि अलग अलग विद्युत अपघट्यों में जब समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर बात। चाहे आप एक विद्युत अपघट्य लो, चाहे आप 3-4 लो, चाहे कितने भी लो, लेकिन जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के हमेशा बराबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समयों में समान धारा, अभी मैंने आपको बताया कि समान समय टाइम में हमें क्या लेके चलना है, सेम, और समान धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या है, समानुपाती होता है। माना धारा प्रवाहित करने पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है तथा इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z हो तो फैराडे का द्वितीय नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम आपको बताया है। मान लो ये आपका प्रथम विद्युत अपघट्य है, ये आपका दूसरा विद्युत अपघट्य है और ये आपका तीसरा विद्युत अपघट्य है और इनको आपस में आपने क्या कर रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। अब आपने क्या किया है, इनमें टाइम क्या ले रखा है, सेम। यहाँ पे आप टाइम क्या ले रहे हो, जितना समय आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने में लगा रहे हो उतना ही समय मैं यहाँ बना देती हूँ, उतना ही समय आप क्या कर रहे हो, यहाँ लगा रहे हो और उतना ही समय इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गए, दोनों में, इन तीनों में क्या है, समान समय के अंदर धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हो आप, समान प्रवाहित कर रहे हो। क्लियर बात। तो अब यहाँ पर जो आपका W1 बन जाएगा, पीछे फॉर्मूला बताया था आपको याद हो तो, W = ZIT। अभी बता के हटी हूँ मैं फैराडे के प्रथम नियम से। तो W = ZIT है। तो अगर हम W1 की बात करें यानी प्रथम विद्युत अपघट्य की बात करें तो वहाँ पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा को हम किससे शो करेंगे, W1 से, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को शो करेंगे WZ1 से। लेकिन धारा और समय क्या है, इक्वल है सभी में, तो उसमें हम 1-2 नहीं लगाएंगे। तो ये बन गया हमारे पहले वाले के लिए, पहले वाले विद्युत अपघट्य के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, W2 = Z2IT और तीसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, W3 = Z3IT। यहाँ तक समझ आ गया। क्योंकि धारा और समय सभी में हम समान लेके चल रहे हैं, लेकिन मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा और जो रासायनिक तुल्यांक है वो सभी में क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो समानुपाती का मतलब है कि मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा जो है वो उसके कारण बढ़ेगी। बढ़ तो तीनों में रही है, लेकिन हो सकता है मैंने यहाँ पे अलग विद्युत अपघट्य लिया हो, यहाँ पे अलग लिया हो और यहाँ पे अलग
लिया हो, तो जो मात्रा होगी मुक्त हुए पदार्थों की वो क्या होगी, तीनों में अलग अलग होंगी। लेकिन अगर हम इनमें संबंध बताए तो संबंध किसका होगा, समानुपाती का होगा, यानी इंक्रीजिंग का ही होगा, बढ़ने का ही होगा। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर अगर हम दो में कंपेयर करते हैं, किसमें कंपेयर करते हैं, अगर हम दो में कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम कंपेयर करेंगे तो W1 = W2 बराबर क्या आ जाएगा, Z1IT अपॉन में Z2IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, W1 अपॉन में W2 = Z1 अपॉन में Z2। यानी किसकी रिलेशन को बता रहा है, ये बता रहा है W समानुपाती Z, और यही हम पढ़ रहे थे। समझ आई बात। चाहे हम यहाँ पे W2 अपॉन में W3 लेके चले तो भी क्या संबंध आएगा, समानुपाती का निशान आएगा। तो ये था आपके फैराडे के विद्युत अपघटन जो द्वितीय नियम है उसके बारे में। बिल्कुल इजी है। प्रथम में मैंने सिर्फ एक विद्युत अपघटन लिया था और मैंने कहा था कि अगर जितना ज़्यादा आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम में क्या अलग है, तो इसमें हम कई सारे विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, पर फिर भी रिलेशन आपका वही रहेगा, W समानुपाती Z। समझ आई बात, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। अब आती है क्वेश्चंस की बारी। जो मैंने आपको प्रथम और द्वितीय नियम करवाए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपने होमवर्क में, मतलब आपको होमवर्क में दे रही हूँ मैं, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और हाँ, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ये भी कमेंट करना है। जो लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए थे, लेकिन एक बच्चा एक ही आंसर कर रहा था और ये भी नहीं बता रहा था वो कौन सा क्वेश्चन का है। ठीक है, तो थोड़ा समझ कम आता है उससे कि आप किसका आंसर दे रहे हो। तो आपने लिखना है इसको, इसका आंसर लिखोगे तो लिखोगे आंसर फर्स्ट, और इसका आंसर लिखोगे तो आंसर सेकेंड। तो अभी तक मेरे हिसाब से जो लेक्चर जो मैंने आज आपको करवाया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट करेंगे। बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इस क्वेश्चंस का कमेंट करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेके इसका होमवर्क का आप आंसर जरूर भेजना।